यहाँ मंच पर बैठे हमारे दिल्ली विधानसभा के 2 विधायक, हमारे साथी मदन लाल जी, जय भगवान उपकार जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अशोक कुमार जी, हमारी डायरेक्टर वेदिता जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, यहाँ पे आए हुए हमारे सारे अवॉर्डी, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स और ये शानदार कल्चरल प्रोग्राम करने वाले सभी बच्चों को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। चाहे जो स्कूल्स को अवार्ड्स गए, जो स्टूडेंट्स को अवार्ड्स गए, जिन स्टूडेंट्स ने कल्चरल प्रोग्राम्स करके दिखाए, एक चीज तो पिछले 1 घंटे में मुझे समझ में आ गई है कि दिल्ली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत टैलेंटेड हमारे बच्चे भी हैं, बहुत टैलेंटेड हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स भी हैं। मैं खास करके बधाई देना चाहूंगी जो हमारे स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनको अवार्ड मिला है 12th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में उनकी परफॉर्मेंस का। बहुत सारे बच्चे मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन इन बच्चों ने उस मुश्किल परिस्थिति को, उस परिस्थिति में हो सकता है जहां पे हम में से बहुत सारे लोग हार मान जाते, घर बैठ जाते, हिम्मत हार जाते, लेकिन हमारे ये स्टूडेंट्स हिम्मत नहीं हारे और 12th स्टैंडर्ड में शानदार रिजल्ट्स लेके आए। तो एक बार हमारे स्पेशल नीड्स के अवॉर्डीज के लिए जोरदार तालियां। चाहे हमारे दिल्ली के स्टूडेंट्स हों, चाहे देश भर में पढ़ने वाले हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस से पास आउट हमारे यंगस्टर्स हों, जैसा मैंने कहा, हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, जो सबसे सक्सेसफुल लोग आपको दुनिया में मिलेंगे, वो सारे लोग भारत के होते हैं, हमारे देश के होते हैं। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज यूज करते हैं, चाहे अपने फोन्स पे, चाहे एप्स के माध्यम से, आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। यहां पे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, सब लोग लगातार सोशल मीडिया पे ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ट्विटर के भी रिसेंटली तक सीईओ रहे पराग अग्रवाल, इंडियन सिटीजन हैं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और ट्विटर जैसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे थे। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक का, दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है। आज वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता कर रहे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वो भी भारतीय हैं, डॉक्टर अजय बांगा। और ये तो कुछ नाम मैंने आपको बताया। आप किसी फील्ड में जाइए, आप दुनिया के सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाइए, वहां पे सबसे बेस्ट और सीनियर मोस्ट डॉक्टर इंडियन होते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़े सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग कंपनीज में जाइए, वहां पे बेस्ट इंजीनियर्स इंडियन होते हैं, बेस्ट क्रिकेटर्स इंडियन होते हैं, AR रहमान जैसे बेस्ट म्यूजिशियंस इंडियंस होते हैं। किसी भी फील्ड में भारतीय लोग किसी से कम नहीं है। लेकिन जब हम अलग अलग फील्ड्स में इंडियन लोगों का सक्सेस देखते हैं, तो मन में यह सवाल तो उठता है कि अगर हमारे देश के लोग इतने टैलेंटेड हैं, हर फील्ड में टैलेंटेड हैं, चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, सॉफ्टवेयर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, अगर हमारे देश के लोग दुनिया में नंबर 1 पोजीशंस पे हैं, तो फिर हमारा देश क्यों पीछे रह गया? मुझे याद है जब मैं आप लोगों की उम्र की थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आई थिंक जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब पहली बार इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था सोशल स्टडीज में। और इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में ही हमें सिखाया गया था कि दुनिया में 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज।
और उस समय, ये 25 साल पहले की बात होगी, हमारी इकोनॉमिक्स की किताब में लिखा था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और उसमें यह भी लिखा था कि 2020 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। 2020 आया, 2020 भी चला गया, और मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों की भी इकोनॉमिक्स की किताब निकालूंगी तो आज भी उसमें लिखा होगा कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो गया कि इंडियंस इतने टैलेंटेड हैं लेकिन हमारा देश पीछे रह गया, जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको भारत के साथ आजादी मिली। जिस समय भारत को आजादी मिली उसी समय आप में से बहुतों ने इतिहास पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी। बहुत सारे देश थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से तबाह हो गए थे। जापान, वहां पे आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, जापान पूरी तरह से तहस नहस था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह से तहस नहस था, सिंगापुर तहस नहस था, साउथ कोरिया तहस नहस था। लेकिन उन देशों ने पिछले 75 सालों में बिल्कुल जीरो से शुरू करके अपने देश को दुनिया में नंबर 1 बना लिया। आज सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, ये दुनिया की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में से जानी जाती हैं। तो ऐसा इन देशों ने क्या किया जो भारत नहीं कर पाया? मैं बताती हूं। इन देशों ने अब सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया अपने बच्चों की एजुकेशन को, अपने बच्चों की शिक्षा को, इसलिए ये दुनिया में नंबर 1 पहुंचे। इन सारी कंट्रीज ने कहा कि हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हमें पता है कि हमारे देश में हमारे अलग अलग कोनों में बॉम्ब गिरने से बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, लेकिन हम सबसे पहले फ्लाईओवर नहीं बनाएंगे, सड़क नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले अपने बच्चों का स्कूल बनाएंगे, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ये किया इन देशों ने। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 साल से हम सबने भी दिल्ली में मिलकर यही किया है, शिक्षा को नंबर 1 पर रखा है, बच्चों को नंबर 1 पर रखा है, स्कूलों को बेहतर करने पे अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया है। ये हमारी दिल्ली की 10 साल की अचीवमेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली एक इकलौता राज्य है जो अपने बजट का 25% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करता है, अपने बच्चों के भविष्य पे खर्च करता है। मुझे याद है 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाते थे तो सरकारी स्कूलों का हाल देख के दिल टूट जाता था। आप स्कूल के अंदर जाइए, बच्चों के लिए बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी, पीने के लिए पानी नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। यहां पे इतने सारे हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स बैठे हैं, आप सबको याद होगा कि किस तरह की ड्यूटीज रोज रोज टीचर्स की लगती थी। ऐसा लगता था कि टीचर्स सरकार के लिए फ्री लेबर के तौर पे अवेलेबल है। तो जब पल्स पोलियो की दवा डलनी है तो तब टीचर्स जाते थे, जब आधार कार्ड सीडिंग होनी है तो तब टीचर्स जाते थे। हर काम में टीचर्स की ड्यूटी लगती थी, और जब टीचर्स की ड्यूटी और कामों में लगती थी तो बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं होता था। और इसी का नतीजा था कि कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। लेकिन पिछले 10 साल से चाहे सरकार ने, चाहे हमारी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने, और चाहे यहां पर मौजूद और दिल्ली भर में हमारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने मिलकर जो 10 सालों में एक शिक्षा क्रांति का आगाज किया है, कोई सोच नहीं सकता था कि इतने कम समय में एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। आज आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को देखने जाइए। मैं तो दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करती हूं, आपको दूर से ही
दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग दिख जाती है, शानदार 3 फ्लोर्स 4 फ्लोर्स की रेड ब्रिक क्लैड बिल्डिंग आपको दूर से दिख जाती हैं। इतनी शानदार बिल्डिंग्स शायद प्राइवेट स्कूल्स की भी नहीं होंगी जो आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की हैं। चाहे स्कूल बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज देना हो, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देना हो, क्लासरूम्स में शानदार डेस्क देना हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना हो, वो दिल्ली सरकार ने किया, पिछले 10 साल में किया। मुझे याद है कि 2015 में हम ये सुना करते थे कि जब भी टीचर्स के ट्रेनिंग की लिस्ट आती थी, हर टीचर ये कोशिश करते थे अपने जान पहचान वाले के थ्रू, विधायक के थ्रू, किसी अफसर के थ्रू, कि किसी तरह से ट्रेनिंग की लिस्ट से हमारा नाम कट जाए, इसकी पूरी सिफारिश लगाते थे टीचर्स। लेकिन आज दिल्ली सरकार के टीचर्स, दिल्ली सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, IIM अहमदाबाद जाते हैं, IIM लखनऊ जाते हैं। मुझे लगता है कि देश के किसी ऐसे सरकारी स्कूल सिस्टम में टीचर्स को इतनी शानदार जगह ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया होगा। एक बारी हमारे प्रिंसिपल्स का बैच IIM अहमदाबाद गया, तो मैं भी पहले दिन उनके साथ गई थी और एक दिन मैंने उनके साथ बिताया। तो मुझे याद है कि एक प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि मैडम, हमने 20-30 साल से ये सरकारी नौकरी करी है, लेकिन आज जब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, जब दिल्ली सरकार ने हमें प्लेन में भेजा, हमें बढ़िया होटल में ठहराया और हमें शानदार IIM अहमदाबाद में, जहां पे पढ़ने के लिए बच्चों सालों तैयारी करते हैं, आज जब हम यहां ट्रेनिंग करने आए हैं तो हमें पहली बार लगा है कि हम भी कुछ हैं, हम भी इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे ये लगता है कि ये सबसे जरूरी चीज है। मैं तो ये मानती हूं कि हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, शायद ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में अगर कोई एक प्रोफेशन है जिसका हमारे देश के विकास पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, वो टीचर्स का प्रोफेशन है, वो एजुकेटर्स का प्रोफेशन है। और आज के इस एक्सीलेंस अवार्ड के मौके पर मैं आप सबको ये बधाई देना चाहूंगी कि आप लोगों की ये 10 साल की मेहनत है। देखिए, हमने सरकार के तौर पे आपको सपोर्ट किया, लेकिन ये आपका टैलेंट था, ये आपका कमिटमेंट था जिससे हमारे दिल्ली के बच्चे आगे बढ़े हैं। ये आपका टैलेंट था जिसकी वजह से आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से अभी पिछले साल ही 2000 से ज्यादा बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और देश भर में शानदार मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए। ये आपका टैलेंट है और ये आपका कमिटमेंट है कि दिल्ली देश का इकलौता राज्य है जहां पे माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। ये देश भर में और कहीं नहीं हो रहा। ये आपकी मेहनत है, ये आपका टैलेंट है कि पिछले 8 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। देखिए, टैलेंट अमीरी और गरीबी नहीं देखता। हो सकता है कि कोई बच्चा गरीब से गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन उसमें एक इंजीनियर बनने का टैलेंट हो, उसमें एक डॉक्टर बनने का टैलेंट हो, उसमें अगला सुंदर पिचई, अगले सत्य नडेला, अगले AR रहमान बनने का टैलेंट हो। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को अवसर नहीं देंगे तो ये टैलेंट कहीं खो जाएगा। और वो नुकसान सिर्फ उस बच्चे का नहीं होगा, ये नुकसान हम सब का होगा, ये नुकसान हमारे देश का होगा। तो आज इस एक्सीलेंस अवार्ड्स के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूं कि आप सबने मिलकर पिछले 10 साल में जो मेहनत की है, मुझे उसका भरोसा है कि उसके नतीजे सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स, सिर्फ IIT JEE के रिजल्ट्स में नहीं, आने वाले सालों में हमारी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में भी दिखेंगे, जहां पे कुछ सालों में ये नहीं लिखा होगा कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आने वाले सालों में लिखा होगा इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड।
और इंडिया को आगे लेके जाने वाले हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जिन्होंने हमारे टैलेंटेड बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक।